क्या है प्राइवेट मिलिट्री स्कूल सर? शुरू में हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई हुआ करते थे। राजा महाराजा चाहे भगवान राम या कृष्ण हैं वो भी एक गुरु के यहाँ जाते थे। तो प्राइवेट मिलिट्री स्कूल में एडमिशन का क्या प्रोसेस है सर? देखिए, सैनिक स्कूल के लिए तो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, रेगुलरली राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। राइट। 6 महीने के अंदर ये हाल हो जाता है कि बच्चे इतने फिट हो जाते हैं उनको आप रोक नहीं सकते। फुटबॉल के फील्ड पे वो खेल रहे हैं, 1 घंटे की जगह आप बोलिए आज 2 घंटा खेल रहे हैं, 2 घंटे वो मस्त रहते हैं। इंटरव्यू में क्या क्वालिटीज देखी जाती है सर? जब नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जामिनेशन आप निकाल देते हैं उसके बाद आपकी शुरू होती है ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की लड़ाई, जो कि सबसे टफ लड़ाई। तो SRK एकेडमी का आपकी फ्यूचर मिशन विजन क्या है? कितने बच्चों को रेडी कर दोगे आप? जब फौज में इंटरव्यू में जाते हैं उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ सेलेक्ट हो चाहे ना हो, अगर ये क्वालिटीज आपने अपने अंदर डेवलप कर ली तो ये आपको जिंदगी में 90% ऑफ द लोगों से आगे निकाल देंगे। आज़ाद भारत में रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज बन गया और फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स की स्थापना की गई, जो कि टोटल देश में आज 5 हैं। बेलगांव, बैंगलोर, चैल, अजमेर, धौलपुर। मेजर तोहिन सेन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फाउंडर्स टीम में। के साथ सर, मेजर सर सल्यूट कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, मोस्ट वेलकम। सैल्यूट का जवाब भी देना जरूरी है। अरे सर, फाउंडर्स ड्रीम है सर, अब एक फाउंडर बन गए, अब आप देश की सेवा करते करते हैं। वो भी देश की सेवा, ये भी एक तरह से देश की सेवा ही है, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएंगे, करेंगे, अर्थव्यवस्था में सपोर्ट करेंगे तो सब चीज़ें आगे बढ़ती रहेगी। तो वहाँ पे भी सेवा कर रहे थे, यहाँ भी सेवा कर रहे हैं। इतना सेवा भाव सर कैसे डेवलप किया जाए एक आम आदमी में? देखिए, आम आदमी में ये सेवा भाव हमारे तो संस्कारों में है। हमारे भारत के जितने भी पुराने यदि आप देखिए, चाहे आप पंजाबियों में देखिए, गुरुद्वारों में देखिए, मंदिरों में देखिए, तो सेवा भाव तो हमारे संस्कारों में है। तो ज़रूरी नहीं है कि सेवा करने के लिए आपको फ़ौज में जाना ज़रूरी है या स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है। आज आप भी कोई सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की फाउंडर्स की वॉइस लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हर आदमी जो कुछ ना कुछ काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं देश की सेवा ज़रूर कर रहा है और एक दूसरे की मदद ज़रूर कर रहा है। कहीं न कहीं हम सेवा भाव से ही जुड़े हुए हैं। सो प्रवीण सर, अभी मतलब आप कब से सर्विस से कब आप रिटायर हुए? फिर आपने अपने कब स्टार्टअप किया खुद से? देखिए, मैं सर्विस से 2003 में, मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर था। 2003 में मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके वॉलंटरी रिटायरमेंट हुआ। बाहर आ गया और उस वक़्त मेरा उद्देश्य जो था बाहर आने का था कि मैं एक आईएएस बनना चाहता था। वाह! मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वहाँ का टॉपर रहा और जिस हॉस्टल में मैं था वहाँ के मैक्सिमम लोग आज की तारीख में आईएएस बनते थे वहाँ पे। तो वो एक कहना चाहिए कि एक मन में क कसक थी कि वो मैं पूरा करना चाहता था, जो शायद मैं नहीं कर पाया। लेकिन उसी दौरान मेरे को एक बड़ा अच्छा मौका मिला, गोंदिया में प्राइवेट मिलिट्री स्कूल था जिसमें काम करने का मौका मिला। हुँ। वहाँ के पहले बैच के बच्चे आईआईटी में, एनडीए में, मेडिकल में, इवन स्पोर्ट्स में उन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। स्टेट को तो रिप्रेजेंट करते थे, पूरी स्टेट की टीम ही नहीं बनती थी महाराष्ट्र स्टेट की हमारे बच्चों के बिना। तो ये देख कर के कहीं न कहीं एक चिंगारी सी भड़की कि यार इस फील्ड में अगर कुछ किया जाए, तो हम शायद गिव बैक टू द सोसाइटी के साथ-साथ कुछ हम समाज का भी भला कर सकते हैं। तो वहाँ से ये प्राइवेट मिलिट्री स्कूल वाला जो कॉन्सेप्ट है, उस पे मैंने काम करना शुरू किया और तब से मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। क्या है प्राइवेट मिलिट्री स्कूल सर? इसको जानने के लिए मैं ना आपको थोड़ा इतिहास के पन्नों को चलते पलटना हैं सर, चाहूँगा चलो। कि जैसे हम जानते हैं कि हम शुरू में हमारे यहाँ गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई हुआ करते थे। राजा महाराजा चाहे भगवान राम या कृष्ण हैं वो भी एक गुरु के यहाँ जाते थे, रहते थे। वहाँ उनको पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। शस्त्र के साथ-साथ शास्त्र शास्त्र दो की विद्या दी जाती थी। दोनों विद्या दी जाती थी। यहाँ तक कि वो लकड़ी काट के लाते थे, गुरुजी के लिए खाना बनाते थे। करेक्ट। तो हर चीज़ का उनको पूरा चीज़ दिया जाता और उस एजुकेशन के टाइम पे हम सोने की चिड़िया थे। ठीक है? और वो एजुकेशन का सिस्टम पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया मैकाले ने। करेक्ट। और आज अगर आप देखिए कि जो सैनिक स्कूल का जो यदि इतिहास देखिए, तो 1922 में राष्ट्रीय रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज हुँ। ये खुला था देहरादून में, जो अंग्रेज़ों के द्वारा खोला गया था। जी सर। और इसका इंटेंशन ये था कि फ़ौज के जितने ऑफ़िसर्स हैं, उनको वहाँ पे ट्रेन किया जाए। सर। 1935 में एक प्राइवेट मिलिट्री स्कूल भी खोला गया। ये खोला गया नासिक में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा। और इसका उद्देश्य ये था कि जो ऑफिसर्स जा रहे हैं सेना में, वो भारतीय क्यों नहीं, गोरे क्यों हैं, ब्रिटिशर्स क्यों हैं? तो इस उद्देश्य के साथ ये पहला प्राइवेट मिलिट्री स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था। ये दोनों के दोनों आज़ादी के पहले की बात है। आज़ाद भारत में
रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज बन गया जो कि देहरादून में है। और फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के स्थापना की गई जो कि टोटल देश में आज 5 है। बेलगांव, बैंगलोर, चैल, अजमेर, धौलपुर, तो ये टोटल 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं। इनसे और 1961 से सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा सैनिक स्कूल को पूरे देश में प्रचार प्रसार मिला कि सारी जगह पे हम ये सैनिक स्कूल की स्थापना कर करें। रहे हैं, राइट। इसका इंटेंशन था कि जन जन तक मिलिट्री ट्रेनिंग पहुंचे। जैसा आपने सुना होगा कि कई बार एक मांग उठती है कि सारे लोगों के लिए जो है मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दो। कंपल्सरी कर दो आप। इसराइल में जैसे होता है वहाँ पे लोग गन्स लेके घूमते हैं, चाय पीने भी जा रहे हैं तो गन टंगी हुई है, चाहे बॉय है चाहे गर्ल है, एवरीवन हैज़ टू डू मिलिट्री ट्रेनिंग मैंडेटरीली। करना चाहिए क्या, पहले बताओ आप इस पे? पॉसिबल नहीं, करना तो चाहिए ही। करना चाहिए ना, एक Definitely। बार देश की सेवा करने का मौका सबको मिलना चाहिए। देश की सेवा नहीं, अपने देश के लिए शस्त्र उठाने से बड़ा पूजा कोई नहीं। करेक्ट। तो अगर वो करने का मौका सबको मिले तो मैं तो चाहूँगा कि डेफिनेटली ये होना चाहिए। बट पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उतना हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। राइट। तो उस टाइम पे ये जो सैनिक स्कूल का प्रोजेक्ट है, इसमें एटलीस्ट हम कुछ लोगों तक, कुछ बच्चों तक पहुंच सकते हैं, समाज के कुछ हिस्सों को वो ट्रेनिंग दे सकते हैं जो कि शायद आगे चल के बाकी समाज को भी चेंज कर सके। तो उस विजन के साथ ही आज की डेट में गवर्नमेंट ने ये जो नए सैनिक स्कूल्स हैं इनको एक्सपैंड करने का पॉलिसी बनाया है, प्राइवेट एनजीओज के स्कूल को अफिलिएट करके। ओके। और ये रिकमेंडेशंस आई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जो कि 2011 में स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस ने पार्लियामेंट में 2012 में प्रेजेंट की थी। उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो सैनिक स्कूल्स हैं सेंटर स्टेट की पार्टनरशिप में चलते हैं और बहुत कम है, मतलब कई स्टेट्स में है नहीं, साउथ में नहीं है, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं है, जम्मू एंड कश्मीर में अब आने लगे हैं, करेक्ट। लेकिन उस वक्त नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं प्राइवेट पार्टनरशिप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए और सैनिक एजुकेशन जो है पूरे देश में फैलाया जाए। जी। तो उसी रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की तारीख में सैनिक स्कूल को एक्सपैंड कर रही है। प्राइवेट मिलिट्री स्कूल जिसके ऊपर आपका क्वेश्चन था, तो जो सेंट्रल हिंदू एजुकेशन मिलिट्री सोसाइटी ने स्कूल खोला था आज़ादी से पहले, तो उसके आगे बढ़ते बढ़ते 2000 से लेकर के आज की तारीख तक कम से कम 35 प्राइवेट मिलिट्री स्कूल्स महाराष्ट्र स्टेट में है। वाह। गुजरात में उसको फॉलो करते हुए अब नया खोलना अभी भी रिसेंटली शुरू किया है। और एमईटी के और राजस्थान में भी कई जगह पे ऐसे कई प्राइवेट मिलिट्री स्कूल्स हैं जो कि सैनिक स्कूल के बिल्कुल रूटीन को, ढांचे को, करिकुलम को फॉलो करते हुए बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। कोई नई यूनिक फीचर्स आए हैं इसमें, कोई चेंजेस लेके आए हैं या फिर सेम प्रोसेस आज भी है, थोड़ा बहुत कुछ नया अंतर आया होगा? इसमें काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। जैसे प्राइवेट एनजीओज़ के साथ में जब इन्होंने एफिलिएट करने की जो पॉलिसी लाई है, तो पहले होता था कि सैनिक स्कूल में बच्चे जो हैं पूरे रेजिडेंशियल रहते थे। अभी डे बोर्डिंग का भी ऑप्शन दिया है, शाम को बच्चे अपने घर में जा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें इन्होंने एक नई पॉलिसी लाई है कि वन स्कूल वन स्पोर्ट, मतलब हर स्कूल को एक स्पोर्ट चुनना होगा, तय करना होगा और उस स्कूल को, उस स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना होगा या उस स्पोर्ट्स के ऊपर अपनी टीम तैयार करनी होगी। साथ ही साथ चूँकि अब इतने तेज़ी से ये सैनिक स्कूल के चीज़ें बढ़ रही हैं, तो उसमें क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए टीचर्स का ट्रेनिंग का शेड्यूल बनाया गया है। उसमें जो निचले तबके के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, उनके लिए अनुदान या अनुदान राशि गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। तो ऐसे कई चेंजेस किए गए हैं जो कि बहुत ही मतलब वेलकम स्टेप्स हैं और आम जनता तक सैनिक एजुकेशन पहुंचाने की गवर्नमेंट की ये पहल है। तो प्राइवेट मिलिट्री स्कूल में एडमिशन का क्या प्रोसेस है सर? देखिए, सैनिक स्कूल के लिए तो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, सिमिलरली राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के लिए। राइट। प्राइवेट जो सैनिक स्कूल्स हैं उसमें यूजुअली डायरेक्ट एडमिशन होते हैं या कहीं कहीं पे कुछ स्कूल्स अपने इंटरनल एग्जाम्स रखते हैं जिसके मेरिट के बेस के ऊपर वो उनको एडमिशन्स देते हैं। मतलब जो आज जो सैनिक स्कूल में पढ़ने का सपना देख रहा था, वो आप प्राइवेट मिलिट्री स्कूल में जाके वो सपना पूरा कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है अगर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस, देखिए ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का एग्जामिनेशन है तो वो काफ़ी टफ होता है। हाँ। आरआईएमसी का यदि मैं उदाहरण दूं तो उसमें 25-25 के 2 बैच बनते हैं, एक जनवरी में एक जुलाई में। सर। तो आप देखिए तो जब हर स्टेट से मान के चलिए एक बच्चा ही उसमें एडमिशन ले सकता है, इतना टफ उसमें एडमिशन है और उसका रिजल्ट भी अच्छा है। उसके 100% बच्चे जो हैं एनडीए जाते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनते हैं
ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम यह है कि उसमें बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। करेक्ट। अभी SC ST OBC कर दिया गया है, नाउ गर्ल चाइल्ड्स के लिए भी ओपन कर दिया गया है। राइट। सो उसमें एडमिशन इतना आसान नहीं। तो उन पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि अगर वहाँ पे नहीं होता है तो सिमिलर एजुकेशन के लिए दे कैन गो टू प्राइवेट मिलिट्री स्कूल्स। फीस की अगर बात करें तो कितनी फीस, इसकी कोई फीस डिफाइन नहीं है या इसमें भी छूट दे दी है कि आप कितना भी फीस ले सकते हो? नहीं, इसमें गवर्नमेंट ने जो डिफ़ाइन किया है, यस, उसमें उन्होंने अलाउ किया है कि आप फ़ीस ले सकते हैं। हाँ। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस है, हर लोकल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि जो फ़ीस आप निश्चित करते हुँ। हैं, वो होनी चाहिए कि जो सुविधाएँ आप दे रहे हैं, उससे कमेंसुरेट होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी फ़ीस आप कर लेंगे। हाँ। और इसमें भी कई लेवल चेक्स होते हैं। हाँ। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो एजुकेशन ऑफिसर हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कमिटी में। तो जो फीस जो बनाई जाती है, ये जो डिसाइड की जाती है, वो डिसाइड एक मतलब म्यूचुअल तरीके से बनती है। राइट। इसमें मनमानी नहीं होती कि आप कुछ भी फीस आप चाहें और आप डिफाइन कर लीजिए और ले लीजिए। क्योंकि मेरे को ऐसा ऐसा नहीं चाहता था कि मैं कि प्राइवेट स्कूल में कुछ भी फीस ले रहे हैं तो सेम विथ मिलिट्री स्कूल के साथ ऐसा हो। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वो चीज़ें नहीं है, बिल्कुल उसमें पूरा वो रहता है और ये सब चीज़ें बिल्कुल पारदर्शी रहती हैं। तो आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं इस इकोसिस्टम को पूरा सर? ये मेरा एक अपना प्राइवेट मिलिट्री स्कूल है जो कि मैं रन कर रहा हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ में। वाओ सर! और इससे पहले जो मेरा स्कूल था उसके ऊपर एक्चुअली मेरे को कॉल आया कर्नल सुखबीर का। ही इज़ वन कोर्स जूनियर टू मी एंड ही टोल्ड मी कि आपको जनरल विनोद खंडारे सर आपसे मिलना चाहते हैं और दिल्ली में साउथ ब्लॉक में। तो जनरल खंडारे सर वाज द DG डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। तो उन्होंने कहा कि वो मिलना चाहता है, प्राइवेट मिलिट्री स्कूल से रिलेटेड गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, उसके विषय में मिलना है। तो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से हम सोच रहे हैं, दैट टाइम डिफेंस मिनिस्टर वाज मेरा। तो वो सोच रहे हैं कि जो प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हैं या प्राइवेट NGO के रन स्कूल्स हैं, उसको हम सैनिक स्कूल सोसाइटी से एफिलिएट करें, प्लस गर्ल्स चाइल्ड के लिए उसके दरवाजे ओपन करें। तो वी वांट टू कंडक्ट वन फिजिबिलिटी स्टडी एंड आई वांट टू कम टू योर स्कूल। तो आई टोल्ड हिम, सर अरे आप कहाँ जाएंगे, सुखबीर को आप भेज दीजिए, हम दोनों पूरी रिपोर्ट बना के दे देते हैं। रायपुर इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस। तो हमने उसकी रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट के ऊपर बजटरी अप्रूवल आया। फिर कैबिनेट में अप्रूवल हुआ और 100 सैनिक स्कूल की पॉलिसी आ चुकी है। और वो पॉलिसी अभी गवर्नमेंट की प्लान है कि उसको 1000 सैनिक स्कूल करें, ताकि हर ज़िले में मिनिमम एक सैनिक स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो, वो ओपन होना चाहिए। अच्छा, आर्म्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी सर यहाँ पे या फिर ये एक नॉर्मल स्कूल की तरह होगा बट विद डिफरेंट करिकुलम? नहीं, ये बेसिकली तो करिकुलम तो आपका CBSE का करिकुलम ही फॉलो किया जाता है, पर सैनिक स्कूल का रूटीन डिफरेंट रहता है। रही बात आर्म्स ट्रेनिंग की, तो यस, NCC इसमें मैंडेटरी है। तो NCC यदि मैंडेटरी है तो NCC में फायरिंग, आउटडोर कैंप्स, एडवेंचर कैंप्स, ये सारी चीज़ें कराई जाती हैं। और साथ ही साथ इसमें ऐसा नहीं है कि जो सैनिक स्कूल का करिकुलम है नॉर्मल स्कूल से, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। मॉर्निंग 5 o'clock आप PT कराना शुरू करा देते हैं। PT के बाद में जो नॉर्मल स्कूलिंग क्लासेस चलती हैं, फिर आपकी कोचिंग क्लासेस चलती हैं कि आपको यदि डिफेंस सर्विसेज में जाना है या IIT में जाना है या नीट में जाना है। इवनिंग आपके एकदम मैंडेटरी होता है कि गेम्स कराया जाता है आपको। गेम्स करने के बाद जैसे इवनिंग स्नैक्स के बाद देन यू हैव सुपरवाइज स्टडी, जिसमें रात में आप फिर पढ़ाई करते हैं। करेक्ट। जनरल स्टडीज़ के ऊपर आपकी क्लासेस होती है। तो ये रूटीन इतना टाइट होता है, इतना टफ होता है बच्चों के लिए। शुरू-शुरू में जो बच्चे आते हैं तो आप दौड़ने की आदत होती नहीं है, सुबह आपने PT करा दी, वो क्लास में सोना शुरू कर देते हैं। टीचर्स की कंप्लेन आती है, सर बच्चे सो रहे हैं। मैंने कहा अभी 1 मिनट रुकिए, 1 महीने के बाद वो फिट हो जाएँगे, उसके बाद वो सोना बंद कर देंगे। जी, बिल्कुल। और 6 महीने के अंदर ये हाल हो जाता है कि बच्चे इतने फिट हो जाते हैं कि वो मतलब उनको आप रोक नहीं सकते। फुटबॉल के फील्ड पे वो खेल रहे हैं, 1 घंटे की जगह आप बोलिए आज 2 घंटा खेल रहे हैं, 2 घंटे वो मस्त रहते हैं। दे बिकम सो फिट कि फिर उनको रोकना इम्पॉसिबल है, उनको फिजिकल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। कर वो हँसते हैं क्योंकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कितना दौड़ाओगे दौड़ा लो। राइट। तो प्रवीण सर मतलब अगर एक सैनिक स्कूल से निकला हुआ एक बच्चा, ठीक है, मैं तो बहुत सुनता था, मेरा भी मन था पर कभी किसी ने कोई गाइडेंस नहीं दी, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ मतलब पता नहीं चलता था, छोटे सी गाँव से हम भी निकल के मैं भी थोड़े बड़े शहर में चला गया बस। बट सैनिक स्कूल से निकला हुआ बच्चा और एक नॉर्मल स्कूल से निकले हुए बच्चे में क्या डिफरेंस रहेगा? क्या क्वालिटीज़ में डिफरेंस रहेगा दोनों की? देखिए, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है।
देखिए नॉर्मल स्कूल का बच्चा जो है मॉर्निंग स्कूल जाता है, आफ्टरनून तक आ जाता है, फिर मोबाइल में लग जाता है। हो सकता है कहीं कोचिंग जाए या गेम्स एंड स्पोर्ट्स करे, कोई स्विमिंग कर ले, ठीक है? तो उसका जो एक्सपोज़र रहता है लिमिटेड रहता है। कारण क्या रहता है कि वो अपने माँ-बाप की छत्र छाया में रहता है। हुँ, लेकिन जो सैनिक स्कूल का बच्चा है या मिलिट्री स्कूल का बच्चा है, जो अपने माँ-बाप की छत्र छाया से निकल के एक बोर्डिंग स्कूल में पहुँच जाता है, तो देखिए वो पूरी पहली बात तो माँ-बाप की छत्र छाया हटते ही उसकी जो है थिंकिंग बिल्कुल ब्रॉडन हो जाती है। अभी घर पे रहने वाला बच्चा जो भी कोई डिसीजन लेता है, तो उस डिसीजन में कहीं न कहीं माँ-बाप का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस रहता है। करेक्ट। इस बच्चे का कोई ऐसा इंटरफेरेंस नहीं रहता। उसको इंडिपेंडेंट अपना ओपिनियन बनाना इवन छोटी-मोटी जो आप जानते हैं हॉस्टल में कभी जो वो थोड़ा-सा वाद-विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, वो हैंडल करने की काबिलियत आ जाती है। ये समझ में आ जाता है कि किस बंदे से पंगे लेने हैं, किससे पंगे नहीं लेने हैं, किसकी टीम में रहना है, ठीक है, फ़ायदेमंद है और किसकी टीम में। तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, ये नॉर्मल जैसे अब लाइफ़ में आप देखेंगे तो हमारे और आपके लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल है करेक्ट। कि जैसे आप लाइफ़ में बाहर आते हैं तो ये सारी चीज़ें एक तरह से देखा जाए तो जनरल क्या कहना चाहिए कॉमन सेंस वाली बातें कही जाती हैं। तो ये चीज़ें जो छत्र छाया में रह रहा होता है माँ-बाप के, वो बच्चे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है रादर देन कि जो बच्चा इस तरह के माहौल में रहे। फिर उसको जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की अलग से तैयारी करा रहे हैं, ठीक है? तो डेफ़िनेटली वो नॉर्मल स्कूल के बच्चों से डिफरेंट एज रखता है। करेक्ट। जब वो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है या जिसमें जो स्पेसिफ़िकली जैसे हम जनरल स्टडीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। जनरल स्टडीज़ कभी भी किसी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है। नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, ठीक है? और ये जो है रोज़ का न्यूज़पेपर पढ़ना, ये रोज़ की चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना, आम तौर पे क्या हो रहा है, ये सही है, गलत है, हर तरह से वाद-विवाद करना और दोनों पक्ष को समझ करके अपना ओपिनियन बनाना। जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं न कहीं नॉर्मल स्कूल के बच्चे मिस कर जाते हैं, जो कि सैनिक स्कूल के बच्चों को उनसे अलग बनाता है। करेक्ट। मिलिट्री से बाहर आने के बाद में सर आप भी रियल वर्ल्ड में आए इधर। जी। वो बहुत रियल वर्ल्ड है, मतलब एक्सट्रीम, मतलब जो मतलब उसकी चलो बात भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं इतना छोटा हूँ कि वहाँ की बात मैं नहीं कर पाऊँगा। बट मैं इस रियल वर्ल्ड की बात कर सकता हूँ, तो आपको बहुत सारे चैलेंज आए होंगे जब आपने स्कूल की स्थापना करी, जी हाँ, शुरू में देखिए या सब ईज़ी था आपके लिए? नहीं, 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 ईज़ी तो लाइफ़ में आप भी जानते हैं कुछ नहीं होता है एंड स्पेशली जब फ़ौज से छोड़ के आते हैं। मैं तो ख़ैर फिर भी कॉलेज वगैरह करके सीडीएस के थ्रू गया था। मैंने देखा है कि जो लोग एनडीए के थ्रू जाते हैं, जो 12th के बाद ही एनडीए जॉइन कर लेते हैं, आरआईएमसी जॉइन कर लेते हैं क्लास 8 के बाद से और सीधे वो फ़ौज में जॉइन करते हैं और उसके बाद जब वो सिविल में आते हैं, तो उनको एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हाँ। और इवन मैं तो ख़ैर मैं कॉलेज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद गया और उसके बाद आने के बाद भी क्योंकि फ़ौज आपको पूरी तरह से बदल देती है। आपकी सोच बदल देती है, आपके रहने का ढंग, बोलने का ढंग सब बदल देती है। तो बाहर आने के बाद में सिविल में वापस एडजस्ट करना यस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हुआ बट चूँकि मेरा एक्सपीरियंस था, सिविल से ही गया था, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यस चैलेंजेस बड़े आते हैं इसमें क्योंकि जो हमारे काम करने का ढंग है और जो सिविल में काम करने का ढंग है, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो वो उसका एडजस्ट होना, उसको सीखना, तौर तरीकों को और उसको ब कई चीज़ें होती हैं शुरू-शुरू में आपके गले नहीं उतरती हैं। हाँ। ये जैसे जैसे क्या-क्या इंसिडेंट होते थे सर? थोड़ा इंसिडेंट के बारे में अगर बात करेंगे तो मज़ा आएगा थोड़ा-सा। देखिए जैसे जब हमने फर्स्ट तो मैं बताऊँगा गोंदिया का जब मिलिट्री स्कूल में मैंने जाना शुरू किया, हाँ। तो वहाँ पे यूजुअली होता था कि जैसे मैं जाता था वो स्कूल एक्चुअली मतलब बहुत छोटी-सी जगह में है। गोंदिया जो है विदर्भ का एरिया है। आपने सुना होगा बहुत बैकवर्ड एरिया है। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। वहाँ जो हमारे पास में बच्चे आते थे, सारे बच्चे मतलब बहुत ही बैकवर्ड एरिया से आते थे। हुँ। इवन जब छुट्टियाँ होती थी पेरेंट्स को हम कहते थे कि भई वो छुट्टियाँ हो गई बच्चों को घर ले जाइए, तो कई पेरेंट्स घर नहीं लेके जाते थे। अरे सर ये गाँव में आएगा, भैंस की पूँछ पकड़ के कूद जाएगा तालाब में। यहाँ कम से कम हेयर कट वगैरह करके आप इसको हाँ, ढंग का इस तरह से रखते हैं। हाँ। ठीक है? तो बड़ा अजीब-सा वो रहता था वहाँ पे। वहाँ स्टाफ भी हमारे बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब जनरल यदि आप कंपेयर करें दिल्ली से या किसी मेट्रो हुँ। के स्कूल के उससे, तो उतने अच्छे स्टाफ भी हमारे नहीं थे। और वहाँ पे जब इन बच्चों ने रिज़ल्ट्स दिए, आईआईटी भी निकाला, एनडीए भी निकाला, तो ये बात एक समझ में आई कि इन बच्चों के अंदर में ना ये चिंगारी पैदा करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रादर देन कि हम उसको क्या दे रहे हैं। देखिए क्या होता है कि शिक्षक तो वही होता है। जी, शिक्षक तो वही पढ़ाता है जो टॉपर भी निकलता है और क्लास का फेलियर भी उसी क्लास में बैठता है। चलता है, राइट।
ठीक है, तो ये ग्रहण करने की क्षमता जो होती है ये स्टूडेंट की होती है। हाँ तो इसमें यदि कोई मेरा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो शायद उसमें मेरा कंट्रीब्यूशन उतना नहीं है जितना कि उस बच्चे का है, कि उसने मेरे से क्या-क्या ग्रहण किया, क्या-क्या सीखा, हाँ, इम्बाइब किया और शायद मेरे 2 कदम आगे भी उसने मेहनत की। सर, आपने बोला कि फौज है ना पूरी सोच बदल देती है, तो मतलब किस तरह की मेंटेलिटी हो जाती है? फौज में आप होते हो, फिर वापस सिविल में आते हो, तो क्या मेंटेलिटी रहती है सर? देखिए, फ़ौज में क्या डिफ़रेंस आता है आपको यदि अब उसको आप इस तरह से देखिए कि आप जब फ़ौज जॉइन कर रहे होते हो, आपकी एक ट्रेनिंग होती है, हाँ ठीक है? कुछ ऑफ़िसर्स बनते हैं 9 महीने के और जैसे मैं बना था शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले। कुछ होते हैं जो कि आईएमए से निकलते हैं, 18 महीने की ट्रेनिंग करके आते हैं। कुछ एनडीए के थ्रू जाते हैं जो कि 3 साल ग्रेजुएशन, फिर 1.5 साल की और ट्रेनिंग, तो साढ़े 4 साल तकरीबन ट्रेनिंग करके आते हैं। आरआईएमसी जैसे मैंने बताया वो 8वीं से जो बच्चा गया तो वो फ़ौज का वर्दी पहन लिया और उसी में ढल गया। करेक्ट। रम गया, वही उसकी लाइफ़स्टाइल है। तो फ़ौज की जो लाइफ़स्टाइल है इसमें ट्रेनिंग का बहुत महत्व है। उसमें आपको हर चीज़ सिखाई जाती है और आपका रूटीन फ़ौज एक्चुअली देखा जाए तो एक नौकरी नहीं है। फ़ौज एक लाइफ़स्टाइल है, रहने जीने का तरीका है। सुबह आप उठते हैं, पीटी करते हैं, ठीक है? आपका पूरी हायरार्की सेट है। हर चीज़ डिफ़ाइंड है कि आपको किस तरीके से करनी है। ठीक है? और उसमें आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि आपके जो मेन जैसे बाकी जगह में कहीं पे रिजल्ट्स है, प्रोडक्शन है, यहाँ आपके मैन हैं, आपके मैन पावर हैं जो आपके अंडर में काम कर रहे हैं। और वहाँ हमें ये सिखाया जाता है कि जो सेफ्टी, वेलफेयर एंड ऑनर ऑफ योर नेशन कम्स फर्स्ट ऑलवेज इन एवरी टाइम। देन सेफ्टी, वेलफेयर, honor of the men you command comes next, हम्म, always and every time. And your own safety, welfare and honor comes last, always and every time. ये आईएमए के पासिंग आउट परेड के ग्राउंड परेड ग्राउंड के ऊपर भी लिखा हुआ है, चटपुट प्रिंसिपल कहा जाता है इसको। तो आप कुछ एक नियम और कानून और एक कुछ वैल्यूज़ के ऊपर अपनी ज़िंदगी जीते, जो वैल्यूज़ आपको सिखाई जाती हैं और वो इतनी गहरी आपकी लाइफ में छाप छोड़ जाती हैं कि इसीलिए जो फ़ौज से जो लोग आते हैं बाहर, तो उनके लिए बाकी चीज़ें जो है सॉलो करना या निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है? राइट राइट राइट। बेईमानी कोई कैसे कर सकता है? झूठ कोई आदमी कैसे बोल सकता? तो ट्रस्ट लेवल वहाँ पे इतना होता है कि ये वहाँ पे अगर किसी ने कह दिया, तो दैट इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड कि यस ये आदमी सही बोल रहा है, बस इतना ट्रस्ट होता है वहाँ पे। और यहाँ सिविल का आप जानते ही हो। मतलब परिवार में भी अगर मतलब इतना अनुशासन रहे ना, तो परिवार एक तो बिखरेंगे नहीं। जी, परिवार मजबूत रहेंगे तो देश ऑटोमेटिकली मजबूत रहेगा। बिल्कुल। तो जो मिलिट्री का जो डिसिप्लिन है वो हर परिवार को भी थोड़ा थोड़ा अपनाना चाहिए, एटलीस्ट 1% 2% भी अपना ले, तो शायद काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती है सबकी लाइफ में। क्या मैं बिल्कुल, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप देखेंगे कि जिस घर का मुखिया जो स्ट्रॉन्ग होता है, हाँ। वो परिवार आज भी एक छत के नीचे 300-300 400-400 लोग रह रहे हैं। तो हम्म, उसका कारण वही है कि जो मुखिया है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर डिसिप्लिन है, उसने डिसिप्लिन वो नियम कानून में बाँध रखा है उस पूरे परिवार को। अदरवाइज़ आज तो मतलब दादा-दादी और ये सब विंटेज हो गए हैं। इनसे मतलब जैसे हम दादा-दादियों से कहानियाँ सुना करते थे, टाइम पास किया करते थे। आज कहाँ घरों में दादा-दादियों किस जगह है? कहाँ बच्चों को उतना इंटरैक्शन का टाइम मिलता है हमसे। तो क्या मिलिट्री स्कूल या फिर ये जो प्राइवेट मिलिट्री स्कूल में ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती है कि मतलब कैसे एथिक्स होते हैं, मतलब ह्यूमन बिहेवियर कैसे होता है, लोगों से बात कैसे करना होता है, एम्पैथी क्या होती है, ये सब भी चीज़ सिखाई जाती है? बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब कुछ जो है वैल्यू एजुकेशन के अंडर में आता है। हाँ। वैल्यू एजुकेशन में आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। देखिए, जैसे ही हम मिलिट्री स्कूल या इनकी बात करते हैं, तो इसमें हम इनको बेसिक जो सिखाते हैं ओएलक्यूज़, इसको कहा जाता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। तो जैसे एनडीए से जाइए या सीडीएस से जाइए, फ़ौज में ऑफ़िसर बनने के लिए आपको ये 15 ऑफ़िसर लाइक क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी ज़रूरी है। इंटरव्यू में यही क्वालिटीज़ आपके अंदर देखी जाती हैं। ऐसे क्या मतलब एक इंटरव्यू में क्या क्वालिटीज़ देखी जाती है? सर 3-4 क्वालिटीज़ आप डिफाइन कर दीजिए। 3-4 नहीं टोटल 4 के यदि आप देखिए तो ये क्वालिटीज़ जो रहती हैं, कुछ रहती हैं आपके दिमाग से हाँ। रिलेटेड। दिमाग से रिलेटेड मतलब आपका कितना इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस है, लॉजिक एंड रीज़निंग आपका कितना सही है, ठीक है? आप कितनी जल्दी से सोच पाते हैं। ठीक है, कुछ एक चीज़ें होती हैं जो कि आपके दिल से रिलेटेड होती हैं। अब दिल से रिलेटेड कि आप कोऑपरेशन कैसा है, लोगों के साथ सोशल एडजस्टमेंट कैसा है, हुँ, कितनी जल्दी आप लोगों से खुल जाते हैं, मिल जाते हैं, कैसे आप उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, हुँ, आपकी स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग कैसी है, ठीक है? फिर आ जाती हैं कुछ चीज़ें जो आपकी गट से रिलेटेड होती हैं कि आपके इंट्यूशन कैसा है, आप कितना ग्रुप को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। हुँ, मान लीजिए ग्रुप में बैठे हैं कि आप कोई टास्क कराना चाहते हैं, तो कैसे आप उसको
एक्सप्रेस कर पाएंगे, कैसे आपके मन में प्लान बना पहले, करेक्ट। फिर उसको आपने लोगों को समझाया सिखाया, कैसे आपने सबको ग्रुप को अलाइन किया, उस टास्क को करने के लिए मोटिवेट किया। ठीक है, फिर आ जाती हैं आपके लिम्स, मतलब पैरों से रिलेटेड। पैरों से रिलेटेड हो जाती हैं कि जैसे आपकी स्टेमिना हो गई, आपका करेज हो गया, आपका डिटर्मिनेशन हो गया। तो ये सारी की सारी क्वालिटी अगर जिसके अंदर है वो ही फौज में ऑफिसर बन पाता है। इसमें से एक क्वालिटी में भी अगर आप लैकिंग है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये इंटरव्यू जो है एक तरीके से नहीं होता, ये इंटरव्यू 3 तरीके से 3 दिन में अलग-अलग समय पे अलग-अलग इंस्ट्रक्टर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट पहले दिन, दैट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड, थॉट्स। नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू होगा, दैट इज़ रिलेटेड टू योर वर्ड्स, आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड डे ग्राउंड के ऊपर जीटीओ टास्क होंगे जिसमें आप क्या कर रहे हैं, थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स। तीनों में कहीं डाइकोटोमी नहीं होनी चाहिए, तीनों एक रूप होना चाहिए। जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं, वही आप करते हैं। एज सिंपल एज दैट। यदि एकदम एक लाइन में कहना हो तो ये पूरा मूल है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू का। अच्छा, आप एसएसबी के इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कराते हैं? जी हाँ, इसके ऊपर मेरी एक किताब है, अमेजॉन बेस्ट सेलर, 15 सक्सेस कोट्स फॉर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज और OLQs एंड द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। मैंने भी देखी है ऑफिसर, हाँ, एक कुकी वाली मैंने देखी थी, मैं जी। जब बुक सर्च कर रहा था तो। हाँ, और इसके साथ में मेरी एक और बुक अभी आई है जो कि मैंने को ऑथर की है, वो है मास्टर नोट्स ऑन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू। पहली OLQs के ऊपर है और दूसरी ये पूरी प्रोसेस के ऊपर है। ये प्रोसेस को कैसे पूरा एक फेस करें, कैसे इसमें हम अपने OLQs को बताएं और कैसे उसमें जो जो टेस्ट होते हैं हर टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो अभी मॉकअप टेस्ट वगैरह सब कुछ करवाते हैं, हर चीज़ करवाएंगे कैंडिडेट से? जी, 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 सारी चीज़ें जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास एनडीए के बच्चे आते हैं, तो एनडीए में सबसे पहले होता है रिटन एग्ज़ामिनेशन। रिटन एग्ज़ामिनेशन में उनके मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, तो ये सब जो टेस्ट होते हैं ये हमारे क्वालिफ़ाइड टीचर्स हैं, 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर टीच करते हैं। और जो मॉक टेस्ट आपने अभी मेंशन किया, मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी बनती हैं पिछले 15 से 20 साल के पुराने पेपर्स के बेस पे, कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के बाद आप कैसे चेक करेंगे बहुत कम टाइम में कि मैंने जो आंसर लाया है वो सही है कि नहीं, ठीक है? या वो आंसर तक पहुँचने के लिए कौन-कौन से शॉर्टकट्स हैं जो कि पूरे कैलकुलेशन किए बिना आप जनरली बता सकें कि ये 3 नहीं है, ये आंसर है। क्योंकि टाइम इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फिर जब नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जामिनेशन आप निकाल लेते हैं, उसके बाद आपकी शुरू होती है ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ या सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की लड़ाई, जो कि सबसे टफ लड़ाई, जिसमें पूरे के पूरे बैच वॉश आउट हो जाते हैं। और इसमें हमारी इसमें जो मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको आइडिया ही नहीं होता है कि वहाँ जाके करना क्या है। अभी जैसे हम लोग को नॉर्मल इंटरव्यू में जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन देखेंगे, हमारा एक्सपीरियंस देखेंगे। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू में ये सब चीज़ें बिल्कुल किनारे रख दी जाती हैं। अच्छा, क्या? असल में ये देखते हैं कि आप हैं कौन, हाँ, क्या सोचते हैं, हाँ, कैसे करते हैं, हाँ। ठीक है? क्या आपके अंदर वो चिंगारी है कि कल की डेट में आपको अगर जवाबदारी दी जाए, तो आप एक अधिकारी का या नेतृत्व का या लीडरशिप का पोज़ीशन होल्ड कर सकेंगे? तो बेसिक डिफरेंस जो इस इंटरव्यू में होता है कि वो क्वालिटीज़ के ऊपर उनका पूरा फोकस होता है, ना कि किसी और चीज़ पे, आपके नॉलेज पे, आपके नंबर्स पे नहीं। पूरी फोकस जो होती है वो अफसर लाइक क्वालिटीज़ पे होती है। तो क्या सर लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ड होती है या उसको सिखाई जा सकती है? बिल्कुल सिखाई जा सकती है, हमें सिखाई गई। जैसे सैम मानेकशॉ सर थे, उन्होंने कहा था हाँ, मेरे को पता है। कि कुछ लोग होते हैं जो कि बॉर्न लीडर्स होते हैं, हाँ, ठीक है? कुछ लोग होते हैं जो कि जिनको लीडर बनाया जा सकता है और कुछ लोग होते हैं जो लीडरशिप ओढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उनका कहना यही था कि मेरे को कुछ आदमी दीजिए जो कि जनरल कॉमन सेंस वाले नॉर्मल लोग हों, मैं उनको लीडर बना दूँगा। और फ़ौज में एक्चुअली वो लीडर्स इसी तरीके से बनाए जाते हैं, जो 18 साल, 19 साल के बच्चे आते हैं, यंग होते हैं। और फ़ौज की जो प्रोसेस है, जो ट्रेनिंग है, उसमें उनको ऐसा लीडर बनाया जाता है कि कल की डेट में आप कहीं आपदा आ जाए, कहीं लड़ाई हो जाए, कारगिल हो गई, ये सारा का सारा देश का भार जो था, ये 18-19 साल के लीडर्स के कंधों पे ही तो था। करेक्ट। और उन्होंने उसमें कभी भी फ़ौज का ये ट्रेनिंग है कि कभी भी उन्होंने लेट डाउन नहीं होने दिया। और आप मान के चलेंगे कि जब फ़ौज आ जाती है तो जो जनता है, आम जनता, उनके अंदर एक ये विश्वास होता है कि चलो अब ठीक हो जाएगा, फ़ौज आ गई है। तो इतना विश्वास जनता का फ़ौज के ऊपर है और फ़ौज उस विश्वास को कभी तोड़ती नहीं है। करेक्ट। प्रवीण सर, आप
आज आप देख रहे हैं कि जो जनरेशन है अभी, क्या ये रिस्पॉन्सिबल जनरेशन है? क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी अच्छी तरीके से निभाती है जितना कि पहले की जनरेशन निभाती थी? कुछ आपने डिफरेंस नोट किया है इनमें? नहीं, ये तो ख़ैर हर जनरेशन को लगता है कि हम बड़े अच्छे थे और आज की जनरेशन खराब है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। आज की जनरेशन बहुत स्मार्ट है, हम पे 10 गुना ज़्यादा स्मार्ट है। टेक्नोलॉजी में आप समझ लीजिए, बाकी किसी भी चीज़ में आप देखिए, वो हमसे काफ़ी आगे हैं। हुँ। और देखिए, हर जनरेशन कुछ एक जनरेशन जैसे चेंज होती रही। हमारी जो जनरेशन थी, माँ-बाप ने जो कह दिया हमने आँख मूंद के मान लिया। देखिए, आज की जनरेशन वैसी नहीं है। आज की जनरेशन अगर हम कुछ कहते हैं तो उसके ऊपर वो विचार करेगी, सोचेगी, सर्च करेगी, गूगल के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, और जब तक वो खुद कन्विंस नहीं हो जाएगी, वो नहीं मानेगी। तो इसमें हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। आज उनके पास वो हमारे पास ये सुविधाएँ नहीं थी। ठीक है? आज उनके पास ये सुविधाएँ हैं, सोचने-समझने की शक्ति है। अ, और इस तरीके का वो डिसीजन ले सकते हैं अपने आप में। तो हर जनरेशन जो है वो पिछली जनरेशन से 2 कदम आगे ही रहती है, ऐसा नहीं है। और हर पिछली जनरेशन को लगता है कि जो अगली जनरेशन है, वो कहीं न कहीं हमारे तरह नहीं है या कहीं न कहीं लैकिंग है। मैं नहीं सोचता कि इस तरीके की कोई बात है। अच्छा, एसएसबी प्रिपरेशन जो भी कर रहे हैं, क्या-क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए उनको? हाँ, एसएसबी में देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि एसएसबी, मैं भी पहले एसएसबी में गया था तो रिजेक्ट हो गया था। बड़ी ज़हरी के साथ गया था। नया कोट, नई टाई पहन के, बड़े जो पहला ज़िंदगी का इंटरव्यू, यूपीएससी एग्ज़ाम निकालने के बाद, और जब रिज़ल्ट आया तो मैं वो रिजेक्ट हो गया। उसमें सबसे वो बुरा और लगा, जैसे वो थ्री इडियट्स की कहानी में है कि आपका दोस्त अगर टॉप कर जाता है तो आपको और ज़्यादा बुरा लगा। हाँ, मेरा दोस्त सेलेक्ट हो गया। तो और बुरा लगा। तो बड़ा बुरा लगा। भोपाल में बैठ के पूरे दिन मैंने तालाब के किनारे मूँगफली खाई और तालाब में पत्थर मारता रहा। फाइनली इस दोस्त से जब मैं मिला, तो इसने मुझे उसका गूढ़ मंत्र बताया कि एक्चुअली उस वक़्त गूगल और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। मेरे फ्रेंड को मौका मिला, आज वो कर्नल है। उसे मौका मिला एक साइकोलॉजिस्ट से मिलने का, तो उन्होंने इनको ब्रीफ किया था कि किस तरीके का इंटरव्यू को आपको अटेम्प्ट करना है और किस तरीके से नहीं करना है। वॉव! हाँ, तो वो चीज़ें फिर उसने मेरे को बताई, सेकंड अटेम्प्ट में मैं सेलेक्ट हो गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि आपने जो पूछा है कि क्या-क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। राइट। देखिए, स इंटरव्यू में सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत करेजियस हैं, बहुत ताकतवर हैं, रैम्बो हैं। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। हुँ। एक 18 साल, 19 साल के बच्चे के अंदर जो काबिलियत है, जैसे आप हैं, चाहे स्कूल के से निकले हुए, चाहे कॉलेज से निकले हुए, यू आर गुड इनफ। आप जैसे हैं, वैसे रहेंगे, तो आप सेलेक्ट हो जाएँगे। आप जहाँ कुछ ज़्यादा या कम करते हैं, वहाँ कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती है और वहाँ आप रिजेक्ट हो जाते हैं। एब्सोल्यूटली राइट। दूसरी गलती वो ये करते हैं कि ये इसके लिए पूरे मन से तैयारी नहीं करती। देखिए, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश। इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, उसमें आपको लेक्चरेट है, ग्रुप डिस्कशंस हैं, उसमें आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। आप बहाना नहीं बना सकते कि मैं गाँव से आया हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। आप सीख सकते हैं, हमने भी सीखा। आप उसके टेक्निक्स हैं, शीशे के सामने खड़े होइए, बात कीजिए, परिवार में लोगों को इंग्लिश में कहानियाँ सुनाइए, दोस्तों को सुनाइए। हुँ। 10 तरीके हैं जिससे आप उसको प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं। तो वो चीज़ें में वो एक्सक्यूज़ेज़ दे सकते हैं, देना शुरू कर देते हैं। तो फ़ौज में एक्सक्यूज़ेज़ नहीं चलती हैं। फिर इसमें एक और चीज़ ये सोचते हैं कि ये गलती करते हैं कि अपने अंदर की जो वो ख़ासियत हैं, जैसे अपनी कमज़ोरियाँ और अपनी शक्तियाँ, वो पहचानना। ऐसे एक कहावत कही गई है कि जिस आदमी ने अपने आप को जान लिया, जीत लिया, वो पूरी दुनिया जीत सकता है। जी, बिल्कुल। ठीक है? तो वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि यदि आप जानते हैं कि मेरे अंदर ये ख़ामी है, तो यदि आप पहली बात तो जान गए, तो उस ख़ामी के ऊपर आप इतना मेहनत करना चाहिए आपको कि वो ख़ामी आपकी ताकत बन जानी चाहिए। तो यदि आप वहाँ पे एसएसबी में बता रहे हैं कि मैं जो इंग्लिश बोलने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, कर गया। तो सामने वाले को लगना चाहिए कि नहीं यार, ये तो धड़ाधड़ बोल रहा है। हाँ। देन ही शुड से कि नहीं बॉस, तुम तो बड़ा अच्छा बात कर रहे हो। नहीं सर, मैंने मेहनत की, मैंने इसको ठीक किया है। ये जज़्बा चाहिए फ़ौज में जाने के लिए। आप एक्सक्यूज़ देंगे, नहीं चलेगा। तो अपनी कमज़ोरियों पे इतना मेहनत कीजिए कि उसको अपनी ताकत बना दीजिए। जी सर, फ़ौज में ही नहीं तो पूरा मतलब ये तो सिविल के अंदर भी ऐसा ही है कि अगर आप अपनी कमज़ोरियों पे काम करोगे तो वैसे ही सक्सेस पालोगे। बिल्कुल, ये जो अफ़सर लाइक क्वालिटीज़ हैं, इसलिए कि जब फ़ौज में इंटरव्यू में जाते हैं, हाँ। उनको ये कहा जाता है कि आप यहाँ सेलेक्ट हों चाहे ना हो। अगर ये क्वालिटीज़ आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, करेक्ट। तो ये आपको ज़िंदगी में 90% ऑफ द लोगों से आगे निकाल देगा। ये बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो कि ज़रूरी है। हुँ।
मतलब जैसे आपने आपने बोला ना कि आपके फ्रेंड ने एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए, उन्होंने बता दिया, तो क्या प्रिपरेशन के साथ साथ में एक साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करना जरूरी है इसमें, या फिर वो जो स्कूल है वही सब सिखा देंगे इसमें? हम तो बेसिकली कोशिश ये करते हैं, जैसे ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ मैंने बताई, हम्म, 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। अब ये क्वालिटीज़ क्या रातों-रात डेवलप नहीं की जा सकती। अभी रातों-रात मैं कहूँ कि अब अभिषेक जी आप डिटर्मिनेशन अपना तेज़ कर लो, पॉसिबल नहीं है। सही है। आप रातों-रात कहें कि आप जो है लोगों से घुलने-मिलने की आदत जो है ना आज कल से सीख लेना, नहीं होगा। वो पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या धीमे-धीमे ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, ये धीमे-धीमे आदमी सीखता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब इंटरव्यू का कॉल लेटर आए तब आप इसकी तैयारी ना शुरू करें। जैसे हम कोशिश करते हैं स्कूल में ही इनको पहले इसके बारे में अवेयर करना राइट, शुरू करते हैं राइट। कि भाई ये क्वालिटी डेवलप कर लो, इंटरव्यू में नहीं तो निकलोगे नहीं। हाँ, तो यू दे स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज़ क्वालिटीज़, ये हमने हर जगह पे दीवालों पे लगा रखा है। तो बच्चे इसके बारे में अवेयर होते हैं, इसको अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। डे टू डे लाइफ में भी आज दिन कि तुम याद करो कब एग्ज़ाम्पल तुम्हारे लाइफ के हैं, जब तुमने इन क्वालिटीज़ को डिस्प्ले किया है। ठीक है? तो जब इस तरीके से वो साइंटिफिकली जाते हैं, तो वो एसएसबी में जाकर के झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई गलत बोलने की क करने की ज़रूरत नहीं। फाइनली वो कुदरती रूप से उनके अंदर से निखर के बाहर निकलती है एंड दे गेट सेलेक्टेड। मैं तो बोल रहा हूँ सबसे पहले मतलब स्कूल में है ना, सबसे पहले यही काम होना चाहिए कि भाई अपने बारे में जानो पहले, बिल्कुल। कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो, क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटीज़ है। सब कुछ पहले चेक करो अपने बारे में। मतलब स्कूल वालों को ये गाइडेंस देनी चाहिए बच्चे को कि सब पहले चेक कर ले, माँ-बाप के साथ काउंसल कर ले, ये बच्चा आपका इस तरीके का है। फिर आगे-आगे बढ़ते रहेंगे तो शायद वो 15-20 साल का होते-होते एकदम खिल के निखरेगा वो। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली यही प्रोसीजर हमारे यहाँ फ़ॉलो होता है। वाह! क्या इ बात है भई। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ब जैसे ही हमारे यहाँ बच्चे रजिस्टर करते हैं, हाँ। सबसे पहले हम उसका एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करते हैं। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट क्या होती है कि ये बेसिकली आपके अंदर की क्वालिटीज़ निकाल के लाती है, कि आपका इंटरेस्ट किस फ़ील्ड में है। ठीक है, इंटरेस्ट आपका किसी फ़ील्ड में हो सकता है, उस फ़ील्ड में आपका एप्टीट्यूड है कि नहीं, काबिलियत है कि नहीं आपके अंदर। काबिलियत यदि है तो उसके बाद फिर आपका एटीट्यूड है कि नहीं उस फ़ील्ड में जाने का। मान लीजिए आप पत्रकार बनना चाहते हैं, लेकिन आप जो है पब्लिक से बात करना नहीं चाहते, आप इंट्रोवर्ट हैं, तो व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल। हर फ़ील्ड की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। हाँ। तो उस फ़ील्ड की रिक्वायरमेंट को मैच करके फिर हम उनको गाइड करते हैं। पढ़ने की जो टेक्निक है, मेमोरी टेक्निक्स है, किस तरीके से वो पढ़ाई करता है। कुछ लोग हैं वीडियो देख कर के उनको चीज़ें याद होती हैं, कुछ को जो है क्लास में आपने बोला, टीचर ने बोला, उससे उसको समझ में आ जाता है। कुछ लोग को तब तक नहीं समझ में आता जब तक वो खुद करते नहीं हैं। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है? तो हर आदमी का इंडिविजुअल जो है डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ें हम शुरू से ही कोशिश करते हैं और लगातार उनको गाइड करते हैं ये साइकोमेट्रिक टेस्ट से, हर फ़ेज़ पे। छोटी क्लासेस में उनकी लर्निंग हैबिट्स से लेकर के बड़ी क्लासेस में चॉइस ऑफ सब्जेक्ट और फाइनली 12th के या 10th 12th के आस-पास में चॉइस ऑफ करियर। ये पूरा डिटेल्स हम उनको कोशिश करते हैं कि हम गाइड कर सकें साइंटिफिक वे में, उनको हाथ पकड़ के समझा सकें कि बेटा ये तुम्हारे लिए बेस्ट है। सबसे बड़ा युद्ध जो है सर वो अपने ही खिलाफ है। बिल्कुल। जो ये युद्ध जीत गया ना वो पूरा संसार जीत जाता है। पर ये वाली बात एक आदमी को 25 से 35 साल की उम्र में जाके समझ में आती है। कई बार वो तब भी नहीं समझ में आती है। कई बार वो काफ़ी लेट हो जाता है जी, मतलब समझते-समझते। बहुत लेट हो जाता है। मैं तो चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ना, अगर मेरे को कोई मौका दे वापस, अभिषेक थोड़े पहले जाके और इस एज में हो तो पहले चला जाएगा तो बच्चों को सिखाएगा क्या? मैं बोला पहले भी ये सिखाऊँगा कि प्रश्न पूछो। करेक्ट, क्यूरियोसिटी आपकी हो। क्वेश्चन इतने करो कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, कब होता है, मेरे को सब बताओ, हर चीज़ बताओ। और जब तक तुम्हारा मन सैटिस्फाइड नहीं हो जाए उस आंसर से कि हाँ, अब तृप्ति मिल गई यार, अभी ये ठीक बोल रहा है। तब तक क्वेश्चन करते रहो लाइफ से। प्रवीण सर, इस पॉडकास्ट के कुछ आखिरी सवाल आपसे। एसआरके एकेडमी राइट ना? जी। तो एसआरके एकेडमी का आपकी फ्यूचर मिशन विज़न क्या है? मतलब कैसे देखते हो आप अभी? कितने बच्चों को रेडी कर दोगे आप और समाज को कैसे बेहतर बनाओगे? देखिए एसआरके अकेडमी में अभी हम बेसिकली 2-3 चीज़ें कर रहे हैं। एक तो ये हमारा मिलिट्री स्कूल है जिसमें कि हम अपना तो चला ही रहे हैं, साथ ही साथ हम और स्कूल को हेल्प कर रहे हैं कि यदि वो चाहते हैं कि इस तरीके का करिकुलम या अपने स्कूल को कन्वर्ट करें, तो वो भी हम करने में हेल्प कर रहे हैं। एज़ फार एज़ समाज या काफ़ी दूर तक यदि हम देखें जब कितना पेनिट्रेशन हम कर सकते हैं, तो जो कोर्सेज़ या जो क्लासेज़ हम अपने बच्चों के लिए चला रहे हैं, वो हमने ऑनलाइन अवेलेबल करा दी है बहुत रीज़नेबल कॉस्ट में। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, तो इसके लिए हमने एकदम रीजनेबल रेट्स पे चाहे मॉक टेस्ट सीरीज है, स्टडी मटेरियल है, जो हमारे बच्चों के लिए क्लासेस चलती हैं, डाउट क्लियरिंग क्लासेस हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही रीजनेबल रेट्स में अवेलेबल कराई है।
ताकि स्पेशली रूरल एरिया में, देखिए बड़े शहरों में या मेट्रोज़ में आपको बहुत जगह कई कोचिंग मिल जाएँगे, कई लोग मिल जाएँगे जो कि बहुत अच्छे से अच्छे गाइडेंस दे रहे हैं, कई आपको स्टडी मटेरियल्स मिल जाएँगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन जो एज़ फार एज़ रूरल एरिया इज़ कंसर्न्ड, वहाँ पे इस तरह की सुविधाएँ नहीं हैं, अवेयरनेस नहीं है, और चूँकि आज के डेट में इंटरनेट का समय है, तो सारी चीज़ें हम ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, कहीं भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसमें उनके पास में अफोर्डेबिलिटी के साथ-साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि मान लीजिए आज आपने ऑनलाइन क्लासेस मिस कर दी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आया, डाउट क्लियरिंग क्लासेस में क्लियर कर सकते हैं। और जो भी बच्चे चाहे सैनिक स्कूल है या एनडीए, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ बेसिक प्रॉब्लम ये रहता है कि वो स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। अब स्कूल की पढ़ाई के बाद बैग फेंकें, कोचिंग में जाएँ, वापस आएँ, बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। करेक्ट, है ना? तो उसके लिए ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इट इज़ अ ब्लेसिंग फॉर देम कि आप स्कूल के साथ-साथ इसकी तैयारी भी जो अपने करियर के लिए या एनडीए के लिए या सैनिक स्कूल के लिए तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं मतलब, बस सबको जाना पड़ता है कि नहीं मैं कहीं जाऊँगा, दिल्ली जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, यहाँ तैयारी करूँगा, तभी मेरा सिलेक्शन होगा। ऐसा 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 नहीं है, भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये देखिए वो मैंने बताया ना, जो टीचर रहते हैं, चाहे दिल्ली के हैं, चाहे हमारे टीचर्स जो इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, पढ़ा तो वो सब वही रहे। मेन डिफरेंशिएटर होता है स्टूडेंट की वो क्या ग्रहण कर रहा है। हम जैसे एक हमारे सर हैं, इन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने उस किताब में मेंशन किया है आईवीआर, आइडियलाइज़, विजुअलाइज़ एंड रियलाइज़। पहले आप दिमाग में आइडियलाइज़ कीजिए कि मैं फ़ौज का एक ऑफिसर बन गया हूँ, वर्दी पहन के घूम रहा हूँ, ठीक है? आइडियलाइज़ किया आपने, हाँ, किसी एक को देख कर के विजुअलाइज़ किया आपने, और फिर उसको रियलाइज़ किया। जब आप अपने दिमाग में ये खाका बनाते हैं, तो फिर आपको दिमाग समझ में आता है ये स्टेप्स फ़ॉलो करने होंगे, ये टेस्ट निकालना होगा, इसमें मेरी कमज़ोरी है, ठीक करना होगा, और उस रास्ते पे चलते हुए फिर आप उस ड्रीम को अपने रियलाइज़ करते हैं। करेक्ट सर। प्रवीण सर, इस पॉइंट को मैं इस पॉडकास्ट में एक छोटी सी बात से एंड करना चाहता हूँ और सब लोगों के लिए मैसेज भी देना चाहता हूँ कि हम सब लोग मतलब इंक्लूडिंग मी, मेरे को भी इंक्लूड कर लो या सबको इंक्लूड कर लो, हम सब बोलते हैं कि मिलिट्री ऑफिसर्स की हम रेस्पेक्ट करेंगे, आर्मी की हम रेस्पेक्ट करेंगे, बहुत सब नारे लगा हर चीज़ करते हैं, पर हम ही लोग सबसे ज़्यादा, जब वो बंदा अपने छुट्टी पे घर जा रहा होता है ट्रेन में, तो हम ही उसको सीट देने से इनकार कर देते हैं। तो थोड़ी सी हमको मानसिकता बदलनी पड़ेगी, सिर्फ हमको दिखाना नहीं पड़ेगा, हमको उसको एग्जीक्यूशन में भी लाना पड़ेगा। हर आदमी की रिस्पेक्ट करो, पर उसको एग्जीक्यूट करो और उसकी रिस्पेक्ट को दिखाओ कि तुम कैसे उसकी रिस्पेक्ट करते हो। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरी तरफ से आज सब आप सबके लिए, तो टीएफडी को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच यू। फॉर दिस ग्रेट पॉडकास्ट। थैंक यू। आई विश यू ऑल द बेस्ट सर, ऐसे ही सैनिक स्कूल खोलते रहें।